रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि थर्ड स्टेट को बड़ा ही टॉर्चर किया गया था नोबल और चर्च द्वारा। अब थर्ड स्टेट्स के लोग जो थे उनकी ज़िंदगी बड़ी ही दबी हुई चल रही थी। वो चाहते थे हमारे देश के अंदर भाईचारा हो, एकता हो और इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो। अब क्या करें, ये बात वो कैसे पूरे यूरोप में फैलाते थे। अब यूरोप जो था उसमें सोशलिज्म कैसे आएगा, तो यूरोप को जो है वो 3 सोसाइटी में बांटा गया, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। लिबरल्स जो थे वो चाहते थे चेंजेस हो, सब पावर अमीरों के हाथ में ना हो और सबको वोट करने का अधिकार हो। रेडिकल्स वोट का अधिकार नहीं चाहते थे, वो चाहते थे थोड़े चेंजेस हो और चले उसी की जिसकी मेजोरिटी पार्टी हो गवर्नमेंट की। अब कंजर्वेटिव जो थे ये अमीर लोग थे, ये चाहते थे बहुत ही धीरे धीरे चेंजेस आए समाज में। अब इस वजह जो था फैक्ट्री वैक्ट्रीज बढ़ने लग गई, लोग इकट्ठा होने लगे, ज़्यादा पैसा नहीं था, रिच पीपल उनसे काम ज़्यादा करवाते थे, पैसा कम देते थे। फैक्ट्रियाँ तो बनी लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लोगों की लाइफ ख़राब होने लगी और जो बड़े बड़े फैक्ट्री होल्डर्स थे सिर्फ पैसा उन्हीं के पास था, गरीबों को तो कम पैसा मिलता था, जिस वजह से देश के अंदर जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और लोग उनके खिलाफ हो गए। अब लिबरल्स और रेडिकल्स सोचने लगे क्या किया जाए जो हमारी पोजीशन सुधरे। तो उन्होंने क्या किया, लिबरल्स और रेडिकल्स ने उन्होंने वर्कर्स के साथ मिलकर आंदोलन स्टार्ट कर दिए अमीरों के खिलाफ और रेवोल्यूशन पार्टी जगह जगह पे आंदोलन स्टार्ट कर दिए, स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। आंदोलन इतना बढ़ा सोशलिज्म का कि ये फैलने लगा, जगह जगह इन्होंने अपनी ब्रांच खोल दी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया। तो अच्छी तरह से इन्होंने सोशलिज्म को फैलाया मिड 19th सेंचुरी में। अब लोग सोशलिज्म की तरह अट्रैक्ट होने लगे, क्यों? क्योंकि सोशलिज्म से हर एक बंदे को इक्वल राइट्स मिलते थे, समाज में रहने का एक अच्छा संभव मिलता था। और अब सोशलिज्म कैसे फैलेगा, इसके लिए कुछ सोशलिस्ट चाहिए थे। तो सोशलिज्म जो था, सोशलिस्ट वो लोग होते हैं जो सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं और ये कहते हैं कि रॉबर्ट ओवन पहले सोशलिस्ट थे जिन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनानी चाहिए। उसके बाद आए ल्यूइस ब्लैंक, उन्होंने कहा कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनानी चाहिए लेकिन वो गवर्नमेंट को बनानी चाहिए और कैपिटलिस्ट को रिमूव करो। तो इस तरह से आइडिया जो है फैलने लगा और लोग जो है उन्होंने अपनी अलग अलग जगह पे इंटरनेशनल बॉडीज सेटअप करने लगे। जैसे कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई, ब्रिटेन में लेबर पार्टी आई और फ्रेंच में ये। इतने सब कुछ पॉइंट होने के बावजूद भी सिर्फ एक कंट्री थी रशिया जिसमें सोशलिज्म था। अब रशिया में ही क्यों फैला, क्या कारण थे, तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये मैप में आप देख सकते हैं सार निकोलस जो है इस ग्रीन पार्ट का पूरा राजा था। ये पूरा रशिया है, काफ़ी बड़ा पार्ट है। यहाँ पे रशिया में प्रोटेस्ट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, कैथलिक सब थे लेकिन चलती क्रिश्चियंस की थी। अब देखिए क्या हुआ, वहाँ पे लोग खेती करते थे तो फैक्ट्रियाँ कम थी सिर्फ पीटरबर्ग और मॉस्को में। अब जो थी 1914 तक फैक्ट्रियों में औरतें भी काम करती थी, 31% औरतें वहाँ पे काम करती थी। वहाँ की सोसाइटी कैसी थी रशिया की, वहाँ पे लोग खेती करते थे और सारा पैसा नोबल और चर्च को ही मिलता था। तो रशिया में आज़ादी नहीं थी पार्टी में आने की, इसलिए इनको इलीगल पार्टीज कहा गया। 2 पार्टीज बनी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। एक वर्कर्स की पार्टी थी और एक फार्मर्स की पार्टी थी। अब बोल्शेविक पार्टी और मेंशेविक पार्टी, डेमोक्रेटिक को 2 पार्ट में बांटा, एक के हेड थे व्लादिमीर लेनिन। अब जो था रशिया की लड़ाई होती है जापान से, सार निकोलस बार बार उनसे हारता है, एक बार फिर लड़ता है और फिर हार जाता है, जिससे पूरे देश में मायूसी छा जाती है और पैसा नहीं बचता, लोग परेशान हो जाते हैं। वो डिमांड करते हैं और जाते हैं उसके पास, निकोलस के पास, कि तुम इस्तीफा दे दो। अब निकोलस क्या करता है, गुस्से में आकर उनको मारता है, जो भी आवाज आता है उनको मारता है, जिसको हमने ब्लडी संडे कहा। 100 वर्कर्स मरे, 300 घायल हुए। अब इसके बाद क्या होता है, देश में माहौल ख़राब हो जाता है, वर्कर्स डॉक्टर्स अपनी एक यूनियन बनाते हैं और प्रेशर में ये सार निकोलस एक डोमो बनाता है लेकिन उसको डिसमिस कर देता है, दूसरे को भी डिसमिस कर देता है। इसके बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है जिसके अंदर 2 पार्टियां होती हैं। तो पहली पार्टी जो होती है वो जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया, दूसरी फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, दोनों की आपस में फाइट चलती है। अब धीरे धीरे जो है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राड पड़ जाता है क्योंकि ये जर्मनी का नाम था और रशिया अपने देश में जर्मनी को नहीं चाहती थी। अब लोगों ने भी सार को साथ देना बंद कर दिया। ये 3 रीज़न थे उसके। अब जो था सोल्जर जो था उनकी कंडीशन, हार जाती है रशिया। 14, 16 और 17 में क्या होता है, बैंक बंद हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, क्रॉप जल जाती है, रेलवे लाइन टूट जाती है। तो काफ़ी कंडीशन ख़राब हो चुकी होती है वहाँ के लोगों की। अब धीरे धीरे वो अपनी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। रशिया में जो था एक नदी थी पेट्रोग्राड में, नीवा रिवर, जिसके एक तरफ अमीर लोग रहते थे, एक तरफ गरीब लोग। ऊपर से सरकार ने गरीबों की फैक्ट्रियाँ भी बंद कर दी थी। अब बेचारे क्या करें, तो वो सब इकट्ठे होकर अमीरों वाली सोसाइटी में जाने की कोशिश करते हैं। उनको
सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो कुछ काम होगा, लेकिन वहाँ की सरकार जो है उधर बैन लगा देती है और उनको वापस जाना पड़ता है। गुस्से में आकर सार क्या करता है, उसने जो असेंबली बनाई थी डूमो की, वो उसको सस्पेंड कर देता है। इससे डूमो के सदस्य भी सार के खिलाफ हो जाते हैं और वो डिमांड करते हैं कि भाई आप जो है सार, आप जो है अपने पद को छोड़ दीजिए, अब से अब नहीं चलेगा। और सार जो है अपना इस्तीफानामा दे देता है और सरकार को छोड़ देता है। जो बोल्शेविक पार्टी थी इस बीच वो प्रोविजनल गवर्नमेंट बन जाती है और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है बोल्शेविक के अगेंस्ट लड़ाई लड़ती है। बोल्शेविक का लीडर था व्लादिमीर लेनिन। वो 3 डिमांड रखता है और सोचता है कि इस टाइम डिमांड रखूँ तो मैं जीत भी जाऊंगा, और वो 3 अपनी डिमांड अपनी बता देता है। इन 3 डिमांडों के बाद वो जीत जाता है अपनी कम्युनिस्ट पार्टी बनाकर बोल्शेविक, और सारी की सारी पावर जो होती है वो लेनिन के हाथ में आ जाती है। उधर दूसरी तरफ प्रोविजनल गवर्नमेंट में लैंडलॉर्ड, बिजनेसमैन और आर्मी ऑफिसर्स थे। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट की लोकप्रियता घटती है और बोल्शेविक की बढ़ती है, क्योंकि वो गरीबों में से ही निकला था। अब वो अपनी एक एमआरसी बनाता है जो लोगों के लिए काम करती है, लेकिन होता क्या है, वो कहता है कि मैं अभी आंदोलन करूंगा, लेकिन उसकी डेट नहीं बताऊंगा, इसको वो एक सीक्रेट रखता है। और अंत में वो अनाउंस कर देता है कि अब मैं सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला हूँ। और जब सरकार उसे भेजती है अपने मिनिस्टर को, तो वो उनके मिनिस्टर को कैद कर लेता है। तो बोल्शेविक का पूरे देश पे कब्जा चल जाता है और वो बैंक को नेशनलाइज कर देता है, लैंड को डिक्लेयर करते हैं गरीबों के लिए। तो वो कहता है अब इलेक्शन हो जाए और जो जीतेगा सरकार उसकी बनेगी। उसे पूरा भरोसा था कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, लेकिन होता क्या है, उसको तो बेचारे को मेजोरिटी भी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो काफ़ी निराश हो जाता है और बड़ा गुस्से में भी होता है। और गुस्से में वो अपनी जो उसने असेंबली बनाई थी लोगों की, उसको डिसमिस ही कर देता है। अब इससे क्या होता है,